हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम जून मंथ की क्रॉनिकल कवर कर रहे थे और काफ़ी वक्त हो गया पहला वीडियो अपलोड किए हुए। तो आइए शुरू करते हैं। आज पार्ट 2 देख लेते हैं और जल्दी हम इसको ख़त्म कर लेंगे और अपने टारगेट पे पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है कि WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया है। तो WHO द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? तो ये 17 से 18 अप्रैल 2024 के मध्य चिली के सैंटियागो में इसका आयोजन किया गया है। यह चार्टर मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनों, नीतियों और दिशा निर्देशों को तैयार करने में हितधारकों का समर्थन करेगा। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है इजराइल की सी डोम रक्षा प्रणाली। इजरायली सेना ने पहली बार दक्षिणी शहर इलियट के पास देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक संदिग्ध लक्ष्य यानी सस्पिशियस टारगेट के खिलाफ अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम को तैनात किया है। और यह इजराइल की आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैन्य संस्करण है। तो ये याद रखिएगा, जो आयरन डोम है ये वायु रक्षा प्रणाली है और जो सी डोम है ये जहाज आधारित रक्षा प्रणाली है। ठीक है, और ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? इजराइल से रिलेटेड है। अगला टॉपिक है, ये बस इतना याद रखना है कि सोमालिया के संविधान में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कि कहाँ? तो सोमालिया की संसद ने हाल ही में संविधान में ऐतिहासिक संशोधन किए हैं जिसके माध्यम से संविधान में व्यापक बदलाव किया गया है। तो इतना याद रखना है, जो अफ्रीकी देश है यहाँ पर एक बदलाव हुआ है सोमालिया में, वहाँ के संविधान में बदलाव किया गया है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, जूडिथ सुमिनवा तुलुका। तो ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इजिप्ट के जो राष्ट्रपति बन गए हैं अल सीसी इनका नाम है और ये तीसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये पूछ सकते हैं कि किस देश को हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है? तो फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए की है। भारत DRDO और रूसी अंतरिक्ष कंपनी NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया NPOM के संयुक्त उद्यम ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस विकसित की है। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल है और ये सुपरसोनिक है। तो ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये किस सहयोग से बनी है? तो भारत और यानी इंडिया और रसिया के सहयोग से ये बनी है। ठीक है, और भारत ने अभी इसको किसे दिया है? तो ये दिया है फिलीपींस को। अब ब्रह्मोस की मिसाइल मारक क्षमता कितनी है? तो ये 290 किलोमीटर है और यह मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। तो ये याद रखना है, ये विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और ये ध्वनि की गति के बराबर नहीं बल्कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की उच्च गति से चलती है। और यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे स्थल, वायु एवं समुद्र में बहुक्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अगला टॉपिक देख लेते हैं कि भारत और कंबोडिया के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ है। तो भारत और कंबोडिया सरकार के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े MOU पर सिग्नेचर हुआ है। तो बेसिकली इतना याद रखना है कि जो मानव संसाधन विकास के लिए है, ठीक है, सिविल सेवा में, तो उसके लिए भारत और कंबोडिया के मध्य एक समझौता हुआ है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का समापन। आपको पता होगा कि 2023 को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष मनाया जा रहा था। ठीक है, तो 29 मार्च 2024 को इटली के रोम में स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन, अब यहाँ से एक फैक्ट ये तैयार होगा कि FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? ये है इटली के रोम में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह वहाँ पर आयोजित किया गया है। आगे खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में देख लेते हैं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी को समाप्त करने तथा पोषण एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। वर्ष 1945 में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो हमने आगे देखा, रोम इटली में है। इसके द्वारा विश्व के वनों की स्थिति यानी सोफो, विश्व मत्स्य पालन एवं जल कृषि की स्थिति यानी सोफिया, कृषि वस्तु बाजार की स्थिति यानी सोको तथा विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति यानी सोफी, ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इन्हें याद रखिए, सोफो, सोफिया, ठीक है, सोको और सोफी। तो ये याद रखिएगा, ये किसके द्वारा जारी की जाती हैं? खाद्य एवं कृषि संगठन। 1945 में ये बना था और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम इटली में। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला है कि दुबई में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मध्य संयुक्त अरब अमीरात के दुबई यानी UAE के दुबई स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। GTEX इसका नाम दिया गया है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। ठीक है, वहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद SEPC,
तो इसे किसे स्थापित किया है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित, ठीक है। किसके द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये स्थापित किया गया है। यह एक सर्वोच्च व्यापार निकाय है जो भारतीय सेवा निर्यातकों को सुविधा प्रदान करता है। एक सलाहकार निकाय के रूप में यह भारत सरकार की नीतियों के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देता है तथा सेवा उद्योग एवं सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अगला देख लेते हैं, विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण। तो इस संस्करण भी पूछ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 26 एडिशन कहाँ हुआ है, ठीक है। ये हुआ है नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का विषय क्या था कि लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, ठीक है। तो ये इनका सब्जेक्ट था और ये कहाँ आयोजित हुआ है, नीदरलैंड के रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अगला देख लेते हैं विश्व ऊर्जा परिषद के बारे में। यह ऊर्जा की सतत आपूर्ति और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1923 में स्थापित एक वैश्विक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये लंदन ब्रिटेन में अवस्थित है। भारत विश्व ऊर्जा परिषद के शुरुआती सदस्यों में से एक है जो 1924 में परिषद में शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये भारत जो है 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत 1924 में इसमें शामिल हो गया था। अगला देख लेते हैं, रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। तो रोमानिया और बुल्गारिया 2007 में ये यूरोपीय संघ में भी शामिल हुए थे। रोमानिया और बुल्गारिया के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक प्रवेश से पूर्व शेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने देश थे, 27 सदस्य देश थे, ठीक है। इनमें 23 यूरोपीय तथा 4 अन्य देश कौन से, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिंचेटेनस्टीन शामिल थे। ये 4 देश शामिल थे, ठीक है। शेंगेन क्षेत्र के ये 4 देश यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हैं, परंतु इन्होंने 1985 के शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो 4 देश हैं, ठीक है, शेंगेन क्षेत्र के, ये यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हैं, लेकिन ये शेंगेन समझौते में शामिल हैं। अब शेंगेन समझौता क्या है, तो शेंगेन समझौते पर 14 जून 1985 को लग्जमबर्ग के, और ये कहाँ है शेंगेन शहर, ये लग्जमबर्ग में है, तत्कालीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 10 सदस्य देशों में से 5 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। शेंगेन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उद्देश्यों के लिए एकल क्षेत्राधिकार की तरह संचालित होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें याद रखिएगा। रोमानिया के बारे में देख लेते हैं। तो रोमानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बुसारेस्ट जो है इसका राजधानी शहर है। बुल्गारिया यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर में रोमानिया और दक्षिण में टर्की से लगती है, और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सोफिया। भारत ने गुयाना को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। पूछ सकते हैं कि भारत ने किस देश को डोर्नियर विमान 228 सौंपा है, तो गुयाना को भारत ने 2 डोर्नियर 228 विमान दिए हैं। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो टॉपिक हैं उन्हें देख लेते हैं। यह है कि वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। तो ये लक्ष्य वर्ष याद रखिएगा कि 2030 तक भारत मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना चाहता है। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी मंच है जो अंतरिक्ष में मानव निर्मित और प्राकृतिक मलबे से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो मानव जनित या प्राकृतिक मलबे का उसकी निगरानी करती हो, तो ये गलत हो जाएगा। एक ये है अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति, ये IADC, और इसकी स्थापना हुई थी 25 अक्टूबर 1993 को। पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थित मलबे से निपटने के प्रयासों के समन्वय के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये याद रखिएगा। एक तो भारत का जो लक्ष्य वर्ष है वो 2030 तक है। अगला टॉपिक है नाइजीरिया मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश है। तो नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन 5CV, ये याद रखिएगा, एक नई मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन है, नाइजीरिया, और इसने मेनिनजाइटिस की एक नई वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है मेन 5CV। यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित है और एक ही शॉट में मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, नाम याद रखिएगा, मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 उपभेदों से सुरक्षा प्रदान करती है। वैक्सीन को ग्लोबल वैक्सीन अलायंस यानी गावी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यहाँ पर पूछ सकते हैं किसके, वर्ल्ड बैंक पोषित कर रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ कौन कर रहा है, गावी से वित्त पोषित करता है। मेनिनजाइटिस क्या है, मेनिनजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन है। यह वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी यानी पैरासाइट के कारण हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस सबसे गंभीर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से, फंगस से, और परजीवी पैरासाइट से भी हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली जो इसमें बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस होता है वो सबसे ज़्यादा गंभीर होता है। अब ये लक्ष्य वर्ष भी याद रखिएगा कि WHO ने वर्ष 2030 तक मेनिनजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
नाइजीरिया अफ्रीका में इस घातक बीमारी के हॉटस्पॉट में हॉटस्पॉट जो देश हैं उसमें से एक है। और पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया की राजधानी कौन सी है? अबूजा। तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गए हैं, ठीक है, वो हम याद रखेंगे। आगे हम गावी के बारे में देख लेते हैं। गावी क्या है? तो गावी यानी इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2000 में की गई है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है। इसकी स्थापना का उद्देश्य है कि विश्व के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और सीमित पहुंच वाले टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। इतना याद रखना है। अगला है इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना को 24 इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है। और किससे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है रूस द्वारा, ठीक है। रूस ने ये सिस्टम भारत को दिया है। अत्यधिक कम दूरी की, ये पूछ सकते हैं कि अत्यधिक दूरी की, तो याद रखिएगा ये अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इसे पश्चिम में SH-24 ग्रिंच के नाम से जाना जाता है। यह दागों और भूल जाओ उच्च उत्तरजीविता युद्ध कार्य की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बस इतना याद रखना है, जो इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम है वो रूस ने दिया है भारत को। अगला देख लेते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट। पुणे का कमांड हॉस्पिटल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, ठीक है। ये देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है पुणे का कमांड हॉस्पिटल। पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम एक प्रत्यारोपण योग्य चिकित्सा उपकरण है जिसे श्रवण हानि वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन क्या है? तो जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए जो उपकरण बनाते हैं उनकी सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। अगला टॉपिक है स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण, यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान के पोखरण में किया गया है। और ये स्वदेशी रूप से विकसित यह हथियार प्रणाली तीसरी पीढ़ी की है। आजकल पीढ़ी भी पूछ लेते हैं, तो ये 3rd जनरेशन की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे उच्च विस्फोटक एंटी टैंक हीट वारहेड के साथ लगाया गया है। इस मिसाइल की लंबाई लगभग 1300 मिलीमीटर है। बाकी आगे देख लेते हैं कि IIT जोधपुर ने विकसित किया है नैनो सेंसर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। यह नैनो सेंसर हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइंस का शीघ्र ही पता लगा सकेगा। अब अगर पूछ लेते हैं कि साइटोकाइंस क्या है, तो साइटोकाइंस क्या है? ये प्रोटीन का एक समूह है जो हमारे शरीर में होता है, ठीक है। हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइंस का शीघ्र ही पता लगा सकेगा। तो पहली बात, साइटोकाइंस क्या है? ये प्रोटीन का समूह है और ये क्या करता है? जो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं इन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। साइटोकाइंस एक प्रकार का बायोमार्कर है जिसका उपयोग बीमारियों के निदान और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने रणनीतिक बल कमान के सहयोग के माध्यम से APJ अब्दुल कलाम द्वीप, कहाँ है ये? ओडिशा में है। यहाँ से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली, ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी चरण पूछ लेते हैं, तो ये 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है। यह सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य है, ठीक है। क्षमता भी याद रखिएगा। अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है और इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल यानी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। इसे कहाँ किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित किया गया है। तो इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसे किसने बनाया है? IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से इसे विकसित किया गया है और ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी है, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। यह एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर कोशिकाओं का पता लगाएगी, उन्हें नष्ट करने में क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी की स्वयं की T कोशिकाओं का उपयोग करती है जिन्हें प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। तो बेसिकली ये कैंसर के इलाज के लिए यूज़ की जाएगी। फिर अगला है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का TSAT-1A उपग्रह। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह TSAT-1A में, ठीक है, कि अंतरिक्ष में सफल तैनाती की घोषणा की है। अब ये टाटा का है लेकिन इसको छोड़ा किसके तहत गया है? तो इस उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा बैंडवैगन 1 मिशन के तहत अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है।
तो आप टाटा देख के इसको इसरो मत मार दीजिएगा, ये कहाँ से छोड़ा PSLV मत मार दीजिएगा। ये बेसिकली जो फाल्कन है, फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा बैंड वैगन 1 मिशन के हिस्से के रूप में प्रक्षेपित किया गया है। आगे देख लेते हैं एक विचेस बूम रोग। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नए रोग, ये किसको मटर की फसल को प्रभावित करता है, और इस रोग का नाम है विचेस ब्रूम, जिसे अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह रोग कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस नामक रोगजनक से संबंधित है। बस इतना याद रखना है, जो विचेस ब्रूम है ये मटर की फसल को प्रभावित करता है, और इसकी खोज किसने की है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर। भारतीय वायुसेना ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी प्राप्त की है। बस इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं फिलहाल। अगला ये देख लेते हैं, ये हमारे आंसर राइटिंग में काम आएगा कि औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 6.2 वर्ष की वृद्धि हुई है। द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक 1990 और 2021 के बीच औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 6.2 वर्ष से अधिक की वृद्धि देखी गई है, और अध्ययन के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा 8 वर्ष तक बढ़ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इसमें भूटान में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। कहाँ देखी गई है? भूटान में। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बात की जाए। अगला टॉपिक देख लेते हैं, इसमें है कि CSL यानी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और US नेवी मध्य मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट, इसके साथ समझौता हुआ है। तो इसके तहत क्या हुआ है कि इससे कोचीन शिपयार्ड में मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड के तहत अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर अमेरिकी नौसेना के जो जहाज़ हैं वहाँ पर मरम्मत की जा सकेगी, और ये कहाँ होगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। तो बस इतना याद रखना है। आगे देख लेते हैं कि कोचीन शिपयार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत में सबसे बड़ी जहाज निर्माण और रखरखाव सुविधा है। ये भारत के केरल राज्य के बंदरगाह शहर, कहाँ है ये? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये केरल राज्य में कोची में है, ठीक है। समुद्री संबंधित समुद्रों सुविधाओं की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है, ये कोची में है, और कोची कहाँ है? केरल में। अगला देख लेते हैं कि दक्षिण कोरिया द्वारा जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। यहाँ पर उसका नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन एक जो दूसरा नाम है यह है उत्तर कोरिया द्वारा। जो उत्तर कोरिया ने नवंबर 2023 में अपने पहले जासूसी उपग्रह मलिंगयोंग को लॉन्च किया था। तो ये याद रखना है, जो मलिंगयोंग है ये जासूसी उपग्रह है, और इसे लॉन्च किया था उत्तर कोरिया ने, और इसी के रिएक्शन में ही दक्षिण कोरिया ने जासूसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। हालांकि यहाँ पर उसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है। अगला टॉपिक है कारवार नौसेना बेस में नए पियर का उद्घाटन किया गया है। तो नौसेना बेस कारवार में अब तटीय गश्ती पोत के लिए 350 मीटर लंबे पियर और एक आवासीय व्यवस्था का उद्घाटन किया गया है। पियर क्या होता है? ये जहाज़ों की लैंडिंग हेतु उपयोग किए जाने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है। तो बस याद रखने का कि पियर क्या होता है, तो ये जहाज़ों की लैंडिंग हेतु उपयोग किए जाने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है। गोपी थोटाकुरा बनेंगे पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। ये नाम याद रखना है आपको कि ब्लू ओरिजिन के आगामी NS-25 मिशन यानी न्यू शेपर्ड मिशन के तहत भारतीय पायलट गोपी थोटाकुरा को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले 6 क्रू सदस्यों में शामिल किया गया है। तो गोपी थोटाकुरा बनेंगे पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, और ये किसका मिशन है? ये ब्लू ओरिजिन का आगामी NS-25 मिशन है। यदि यह मिशन सफल रहा तो थोटाकुरा अंतरिक्ष में टूरिस्ट के रूप में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन जाएंगे, साथ ही वे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी होंगे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा थे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर पर्यटक की बात की जाएगी तो पहले पर्यटक बनेंगे गोपी थोटाकुरा, और अगर वहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले की बात की जाएगी तो वो दूसरे होंगे, क्योंकि पहले कौन है? पहले हैं विंग कमांडर राकेश शर्मा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन नोजल का विकास किया है। किसने किया है? इसरो ने इसका विकास किया है, और इस नोजल की मुख्य विशेषता है इसकी सिलिकॉन कार्बाइड की एंटी ऑक्सीकरण कोटिंग। ये क्या करती है कि ऑक्सीकरण वाले वातावरण में इसकी परिचालन सीमा को बढ़ाती है। तो बस इतना ही याद रखना है। आगे देख लेते हैं, एथिलीन ऑक्साइड के कारण भारतीय मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम अपने आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं, और बेसिकली ये याद भी रखने वाली चीज़ है कि हाल ही में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट एवं MDH के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के कुछ मसाला उत्पादों पर इसी प्रकार का प्रतिबंध किसने लगाया था? सिंगापुर फूड एजेंसी द्वारा भी लगाया गया था। तो हांगकांग और सिंगापुर ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के जो मसाला उस पर हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब एथिलीन ऑक्साइड क्या है कि एथिलीन ऑक्साइड एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए किया जाता है। कमरे के तापमान पर यह एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है। यह जल में आसानी से घुल जाती है। इसका मुख्य रूप से एंटी फ्रीज सहित अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड का काफ़ी अल्प मात्रा में उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो बस याद रखना है कहाँ कहाँ, एक तो कीटनाशक के रूप में भी होता है, स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी होता है, एंटी फ्रीज के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और ये जल में आसानी से घुल जाती है। यह मुख्य रूप से मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अवसाद तथा आँखों एवं श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये इसमें हमें इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिल गए हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आ जाता है। तो यहाँ से देख लेते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है। तो ये जो रिपोर्ट आ गई है ये हम अपने जो आने वाला मेंस है उसमें कोट कर सकते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, और भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत ने वर्ष 2002 से 2023 तक 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खो दिया है, जो इसी अवधि में कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की हानि का 18% है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि वर्ष 2001 और 2022 के बीच भारत के वनों ने एक वर्ष में 51 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन किया है और 141 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाया है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, और इसे हम एसे में भी यूज कर सकते हैं। अब ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वनों की निगरानी के लिए डेटा और उपकरण प्रदान करता है। यह वाशिंगटन स्थित गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI की एक परियोजना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि नाबार्ड द्वारा जलवायु रणनीति 2030 तैयार की गई है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। और ये जो रणनीति है ये बेसिकली 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से स्तंभ हैं? विभिन्न क्षेत्रों में हरित ऋण देने में तेजी लाना, एक व्यापक बाजार निर्माण भूमिका निभाना, आंतरिक हरित परिवर्तन तथा रणनीतिक संसाधन जुटाना। तो ये 4 स्तंभ हैं इसके। आगे देख लेते हैं कि नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और कमेटी कौन सी थी? तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उद्देश्य भारत में टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। अगला टॉपिक देख लेते हैं कि वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र। समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए कहाँ पर हुआ? ये कनाडा की राजधानी ओटावा में संपन्न हुआ है। इस सत्र का उद्देश्य यह था कि प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण के विकास के लिए वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी UNEA ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 2024 तक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने हेतु एक ऐतिहासिक संकल्प प्लास्टिक प्रदूषण समाप्ति एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी कानूनी साधन की ओर को अपनाया है। तो अगर ये पूछ लिया जाता है तो प्लास्टिक प्रदूषण समाप्ति एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी कानूनी साधन किसने? तो ये UNEA ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने। यह 1950 में केवल अभी क्या हुआ है कि 1950 के दशक के बाद से प्लास्टिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, प्लास्टिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। ये हम पॉल्यूशन टॉपिक में भी लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, ये दिया है कि 1950 में केवल 2 मिलियन टन था। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण 2019 में कितना हो गया? 450 मिलियन टन से अधिक हो गया। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो वर्तमान दर पर वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण 2040 तक 3 गुना हो सकता है। ठीक है, तो ये हम अपने जो आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ के कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो छोटे छोटे डेटा हैं इन्हें आप याद रखिए। आगे देख लेते हैं कि बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन 2024 22 से 23 अप्रैल 2024 के मध्य भूटान की रानी जेतसुन पेमा वांगचुक के संरक्षण में भूटान सरकार द्वारा बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन। ठीक है, तो बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भूटान में। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन पृथ्वी दिवस 2024 के अवसर पर किया गया और इसका उद्देश्य पूरे एशिया में बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के लिए अगले 10 वर्षों में $1 अरब की नई फंडिंग जुटाना है। यानी 2024 से 2034 तक क्या करना है? $1 अरब की नई फंडिंग जुटाना है बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है। माउंटेन क्लीनिंग अभियान। नेपाल आर्मी ने बताया है कि उसके द्वारा
किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? नेपाल आर्मी के द्वारा, कि उसके द्वारा एवरेस्ट क्षेत्र में माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024 शुरू किया गया है, जिसके तहत वह माउंट एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरे और 5 शवों को एकत्रित करेगी। तो बस इतना याद रखना है कि जो माउंटेन क्लीनिंग अभियान है वो किसने शुरू किया है? नेपाल आर्मी ने। भारतीय हिमालय में हिमनद झीलों का विस्तार हुआ है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में गेपांग गाथ झील के आकार में बढ़ोतरी देखी गई है। अब गेपांग गाथ झील तो ये चंद्रा बेसिन में सबसे बड़ी हिमनद झीलों में से एक है। ये पश्चिम भारतीय हिमालय में गेपांग गाथ ग्लेशियर के टर्मिनल पर स्थित है। तो बस इतना याद रखना है। अब हिमनद झीलें क्या होती हैं? तो हिमनद झीलें जल के भंडार हैं जो हिमनद गतिविधि से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इतना याद रखना। आगे देख लेते हैं। आगे है कि यूरोपीय संघ ने कानूनी रूप से बाध्यकारी वायु प्रदूषण सीमाएं अपनाई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। यूरोपीय संसद ने प्रदूषण से संबंधित मौतों को रोकने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए WHO के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिक कठोर वायु प्रदूषण नियम बनाए हैं। किसने बनाए? यूरोपीय संसद ने। यूरोपीय संसद ने सख्त कानूनी रूप से बाध्यकारी वायु प्रदूषण सीमाओं को मंजूरी दी है, जिसका 2030 तक अनुपालन किया जाना चाहिए। यूरोपीय संसद के इस कदम का लक्ष्य खराब वायु गुणवत्ता से उत्पन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करना है। ठीक है, 2023 में WHO ने अपने वायु गुणवत्ता मानकों को संशोधित किया था और वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सख्त उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। अब इसमें ये इतनी सख्ती क्यों बरत रहे हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण यूरोप में प्रतिवर्ष 3 लाख लोग समय से पहले मर जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसे हमें याद रखना है कि वायु प्रदूषण के कारण यूरोप में प्रतिवर्ष 3 लाख लोग जो हैं समय से पहले मर जाते हैं। आगे देख लेते हैं। मृदा क्षरण के भूस्थानिक मॉडलिंग और मानचित्रण अध्ययन। भारत की मृदा के स्वास्थ्य की चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। अभी एक अध्ययन हुआ है, भारत में भूस्थानिक मॉडलिंग और मृदा क्षरण का मानचित्रण पहली बार अखिल भारतीय आधार पर मृदा क्षरण को वर्गीकृत किया गया है। इस अध्ययन में मिट्टी के कटाव या मृदा क्षरण को मामूली से लेकर विनाशकारी तक 6 श्रेणियों में, ठीक है, 6 कैटेगरी में बांटा गया है। अब इसमें क्या बताया गया? इस अध्ययन के अनुसार, ये भी हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट है अगर मृदा पर आ जाता है, तो इस अध्ययन के अनुसार भारत का 30% भूभाग मामूली मिट्टी के कटाव के खतरे का सामना कर रहा है, वहीं 3% भूभाग विनाशकारी ऊपरी मृदा के क्षरण का सामना कर रहा है। असम में विनाशकारी कटाव के कारण लगभग 300 वर्ग किलोमीटर या इसकी सतह की 31% मिट्टी जो है वो नष्ट हो गई है। अध्ययन के अनुसार देश में मिट्टी के कटाव के प्रति सबसे संवेदनशील 20 जिलों में 9 जो हैं वो असम में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ऊपरी मिट्टी क्या होती है? जो ऊपरी मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व और नमी होती है। तो इस रिपोर्ट का जो डेटा है ये हमें याद रखना है, क्योंकि हम इसे अपने आंसर राइटिंग और इसे में कोट कर सकते हैं। आगे रिपोर्ट एवं सूचकांक देख लेते हैं। तो रिपोर्ट एवं सूचकांक में पहला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरून इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो धीमा हुआ है और 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। तो इसको भी आंसर राइटिंग में आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत में विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। वर्ष 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जो 2022 के 68 यूनिकॉर्न से एक कम है। अब इसमें 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है और 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 ये भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है, जिनकी प्रत्येक की कीमत $8 अरब बिलियन डॉलर है। यूनिकॉर्न का अर्थ क्या होता है? यूनिकॉर्न का अर्थ है एक स्टार्टअप कंपनी से है जिसका मूल्य $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो तथा जो निजी स्वामित्व में हो और शेयर बाजार में सूचीबद्ध ना हो। ठीक है, तो ये होता है यूनिकॉर्न का अर्थ। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। अब ये जारी कौन करता है? तो जारी करने वाली संस्था का नाम है WHO। इसने वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की है। भारत में वर्ष 2022 में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले थे, जो वैश्विक स्तर का 11.6% है। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो ये याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर चीन आता है। हेपेटाइटिस यकृत यानी लीवर की सूजन संबंधी स्थिति को दर्शाता है। यह मुख्यतः वायरल संक्रमण का परिणाम है। ठीक है, तो ये लीवर हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को इफेक्ट करता है। IMF की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट आई है। तो पहले बात ये ध्यान रखना है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इसमें कितनी जो मतलब आर्थिक वृद्धि उसे छोड़ देते हैं फिलहाल। अब IMF के बारे में देख लेते हैं। तो IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है
और इसकी स्थापना 1930 के दशक की महामंदी के बाद 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसमें 190 सदस्य देश शामिल हैं। अगला अंकटाड के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अंकटाड 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है अंकटाड का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करता है? ये व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। तो ये हमें याद रखना है। IGI दिल्ली विश्व का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा किसके द्वारा जारी होता है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में 10वीं रैंक प्रदान की गई है। और इसमें पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है, जबकि दुबई और डलास हवाई अड्डे को क्रमशः दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर तीसरा स्थान मिला है। तो बेसिकली जो दिल्ली है, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे टॉप 10 में 10वीं रैंक मिली हुई है। अगला है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। स्विस गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है EA अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भारत विश्व के शीर्ष 12 देशों में एक है जो पृथ्वी के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, रिपोर्ट क्या कहती है? इस वर्ष वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 220 मिलियन टन होने की उम्मीद है। ठीक है, जिसमें से 70 मिलियन टन कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरा होगा जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन है कम होने के कारण भारत को निम्न अपशिष्ट उत्पादक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये कितना है? प्रतिवर्ष 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो ये इसके लिए भारत को जो है निम्न अपशिष्ट उत्पादक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स रिपोर्ट। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिक्स CCI की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स CCI-V ने न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स एंड टेक इन बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट जारी की है। ये याद रखना है, रिपोर्ट ब्रिक्स देशों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के विकसित परिदृश्य पर प्रकाश डालती है। 2023 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ है जो अब विश्व की 47% से अधिक आबादी और GDP के 36% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं योजना एवं कार्यक्रम। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना हिमाचल के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली है बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है जिसमें अपनी 25 किलोवाट ईंधन सेल क्षमता के माध्यम से बिजली पैदा करने के अलावा नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ये किस पे बना है? सतलज रिवर पर, की दहन ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। तो बस इतना याद रखना है, ये परियोजना देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है और ये कहाँ है? हिमाचल के झाकड़ी में। ठीक है, अगला है MyCGHS ऐप। तो इसे किसने जारी किया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने। तो बेसिकली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने MyCGHS ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने में मददगार होगा। इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC हिमाचल प्रदेश और NIC स्वास्थ्य टीम की तकनीकी टीमों द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकार ने CDP सुरक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। CDP एक केंद्रीय पहल है जिसका उद्देश्य बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है। ये याद रखना आपको। ठीक है, CDP क्या है? एक केंद्रीय पहल है जिसका उद्देश्य बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं प्रेरणा कार्यक्रम। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। प्रेरणा क्या है? सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीक वाले छात्रों के लिए एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है जहां विरासत नवाचार से मिलती है। इस कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरक अनुभव प्रदान करना है और उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना है। यह कक्षा 9 से
12 के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। ठीक है, ये याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय का ये कार्यक्रम है। अगला देख लेते हैं बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा से रिलेटेड। तो HDFC लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है, इसे याद रखना है। लक्षद्वीप हाईलाइटेड भी रहा है, तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? HDFC है। ठीक है, HDFC बैंक 1994 में इसे स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। SBI लाइफ ने आइडिएशन X लॉन्च किया है, तो ये क्या है? SBI लाइफ इंश्योरेंस ने आइडिएशन X का पहला संस्करण लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश भर के बी स्कूल यानी बिजनेस स्कूलों के युवा दिमागों को जीवन बीमा समाधानों में नवीनता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, बस इतना याद रखना। एक डेटा ये पास रख लीजिए कि वर्तमान में भारत में 3% लोगों के पास ही जीवन बीमा उपलब्ध है। अगर बीमा पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डेटा याद रखिएगा कि भारत में 3% लोगों के पास ही जीवन बीमा उपलब्ध है। अगला टॉपिक है हिताची अपग्रेडेबल ATM। तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है, जिसमें एक ATM यूनिट को बैंक की ज़रूरत पड़ने पर कैश रिसाइकलिंग मशीन में बदला जा सकता है। इस प्रकार यह एक अलग कैश रिसाइकलिंग मशीन की आवश्यकता को समाप्त करता है। ठीक है, तो हिताची अपग्रेडेबल ATM, ये भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है किसने? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। तो ये याद रखना है हमें। आगे देख लेते हैं। आगे है कि LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड है। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट आई है कि बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। अब LIC एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? वो है LIC। आगे है भारत का ऑल इन वन भुगतान उत्पाद भारत पे वन। 23 अप्रैल 2024 को भारतीय फिनटेक प्रमुख भारत पे ने एक ऑल इन वन भुगतान उत्पाद भारत पे वन लॉन्च किया है। यह POS यानी पॉइंट ऑफ सेल, QR कोड और स्पीकर को एक डिवाइस में एकीकृत करता है। तो बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उद्योग एवं व्यवसाय से सोडियम साइनाइड के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश की है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड NaCN पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। अब सोडियम साइनाइड क्या है? तो सोडियम साइनाइड का उपयोग सोने और चांदी के अयस्कों में उनके निष्कर्षण में तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग और धातुओं के ताप उपचार में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कीटनाशक में, रंगों में, रंग द्रव्यों, थोक दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये सोडियम साइनाइड का उपयोग देख सकते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। भारत, हाँ बस यहाँ पर इतना ही देखना है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। ठीक है, तो अगर एल्युमिनियम उत्पादक की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर विश्व में, चूना पत्थर उत्पादक की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर, और अगर लौह अयस्क उत्पादक की बात की जाए तो भारत उसमें चौथे नंबर पर है। गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की है। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करेगा। तो इतना ही याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र गुजरात के मुंद्रा में। अगला टॉपिक देख लेते हैं। नेफिनो ऑटो में IFC के निवेश को CCI की मंजूरी मिल गई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हाँ, ये देख लेते हैं कि CCD क्या है। CCD क्या है, ठीक है। तो अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर, तो CCD क्या है? ये वित्तीय उपकरण हैं जिन्हें कंपनियां एक निश्चित ब्याज दर पर जारी करती हैं और जिन्हें एक विशिष्ट समय पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इनकी एक निश्चित ब्याज दर होती है, मतलब मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होंगी, पहले से ही इनकी जो है वो ब्याज दर तय की जाएगी। CCD को हाइब्रिड सुरक्षा माना जाता है क्योंकि वे ना तो पूरी तरह से एक बॉन्ड है और ना ही पूरी तरह का स्टॉक। इनकी संरचना ऋण की तरह होती है, लेकिन आमतौर पर इन्हें इक्विटी माना जाता है। ठीक है, तो ये अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर CCD के बारे में आपने जान लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का सदस्य निकाय है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956 में बना था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC कहाँ है? USA में है। यह विकासशील देशों को निजी क्षेत्र के निवेश के वित्त पोषण और सतत विकास प्राप्त करने में सहायता करता है। किसके लिए? निजी क्षेत्र के लिए। ठीक है, और विकासशील देशों को। तो ये याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
जल्दी ही अगला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने करंट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उन्हें देख लीजिए। बाकी धन्यवाद।